हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका तैयारी ऑनलाइन में। आज के वीडियो में हम वर्कशीट 11 30 जुलाई 2020 सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस क्लास 10th के वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। ये जो टॉपिक लिया गया है संघवाद, ये क्लास 10th की पुस्तक पॉलिटिकल साइंस के लेसन 2 से लिया गया है। तो हम इस वीडियो में संघवाद के ऊपर अपनी समझ को विकसित करने का प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो में हम संघवाद पर अपनी समझ को विकसित करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको इस टॉपिक से संबंधित सभी जानकारी, सभी इन्फॉर्मेशन मिल सके और अपनी वर्कशीट को आप आसानी से सॉल्व कर सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो में आपको वर्कशीट सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ आपको ये चैप्टर समझाऊंगा। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक मैं आपको समझा दूंगा ताकि आप वर्कशीट जो है वो खुद सॉल्व कर सके। तो सबसे पहले क्या है, ये 30 तारीख का 30/7 यानी 30 जुलाई 2020 की वर्कशीट है। वर्कशीट का नंबर है वर्कशीट 11 और पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान 10th की जो पुस्तक है सामाजिक विज्ञान की, उसका लेसन नंबर 2 है। इसका आधा टॉपिक हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, आधा इस वीडियो में करेंगे। तो पहले जान लेते हैं संघवाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो संघवाद को इंग्लिश में बोलते हैं फेडरलिज्म। और फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है और फेडरलिज्म का मतलब या संघवाद का मतलब हम इस पूरी वीडियो में जानेंगे और संघवाद को लेकर जो हमारे टॉपिक में दिया गया है उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि जो शासन की व्यवस्थाएं होती है वो कितनी होती हैं और कितने प्रकार से हम शासन कर सकते हैं। तो देखिए, शासन की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक एकात्मक शासन व्यवस्था और एक संघीय शासन व्यवस्था। हमारा जो टॉपिक है वो संघीय शासन व्यवस्था से है, लेकिन हमें ये पढ़ने से पहले हमें ये शासन व्यवस्थाओं के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, हमारी किताब में जो बताया गया है वो शासन व्यवस्थाएँ 2 प्रकार से बताई गई हैं। पहला कौन सी? पहला एकात्मक और दूसरा संघीय। एकात्मक क्या होता है? एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि एक शक्ति यानी केंद्र के पास सारी शक्तियां होती हैं और वो अपने तरीके से उन शक्तियों का उपयोग कर सकता है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है? एकात्मक शासन व्यवस्था में जो केंद्र की व्यवस्था होती है या केंद्र की जो सरकार होती है उसका सत्ता पर पूरी तरीके से कब्जा होता है। वो अपने तरीके से पूरे राज्य को या पूरे देश को चला सकता है। लेकिन संघीय व्यवस्था में क्या होता है? संघीय व्यवस्था में सत्ता का बंटवारा राज्य और केंद्र के बीच होता है, जिसमें कुछ शक्तियां केंद्र के पास होती हैं तो कुछ शक्तियां राज्य के पास या प्रांतीय सरकारों के पास होती है। एकात्मक शासन व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण जो है हमारा वो यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और संघीय शासन व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण हमारा प्यारा देश भारत है। तो आपको क्या पता चल गया कि शासन व्यवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो शासन व्यवस्थाओं को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटते हैं। पहला एकात्मक शासन व्यवस्था, और एकात्मक शासन व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? यूएसए यानी अमेरिका बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। और उसके बाद और संघीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? भारत। संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था का बिल्कुल उलट होता है, क्योंकि एकात्मक में जो शक्तियां होती हैं वो केंद्र सरकार के पास सीमित होती हैं, केंद्र सरकार के पास सारी शक्तियां होती है। लेकिन संघीय में इसका बिल्कुल उलट, शक्तियों का बंटवारा होता है केंद्र और राज्य या प्रांतीय सरकारों के बीच में। तो हमने शासन की व्यवस्थाएं जान ली, जिसके अंतर्गत अब हम संघीय शासन व्यवस्था को पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा? संघवाद क्या है? हमें ये पता होना चाहिए अपना टॉपिक शुरू करने से पहले कि संघवाद क्या है, क्योंकि हमने एकात्मक और संघीय व्यवस्था में से संघीय व्यवस्था को पढ़ना है। तो हमें संघीय व्यवस्था को पढ़ने से पहले संघवाद के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, संघवाद की परिभाषा, संघवाद या फेडरलिज्म संवैधानिक संचालन की उस प्रवृत्ति का प्रारूप है जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों का एक संविदा द्वारा एक संघ की स्थापना करते हैं। इस संविदा के अनुसार एक संघीय सरकार एवं अनेक राज्य सरकारें संघ मिलकर संघ की विभिन्न इकाइयां होती हैं। इसमें कह रहा है, ये हमें समझाना चाह रहा है कि संघवाद क्या होता है।
संघवाद एक शासन की व्यवस्था होती है जिसके अंदर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हो, या एक कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो एक आपसी सामंजस्य होता है। किसके बीच? राज्य के बीच और केंद्र के बीच, या दो सत्ताओं के बीच, जिसमें वो एक दूसरे के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं और शासन करते हैं। जिसी को क्या बोलते हैं हम? संघवाद कहते हैं। तो आपको संघवाद मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो वीडियो में आप हमें लिख के बताइए कि समझ में आ गया, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक न करना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे देखते हैं। अब संघवाद हमने जान लिया, संघवाद क्या होता है, संघवाद की विशेषताएं भी देख लेते हैं ताकि हमें अपना टॉपिक समझने में और भी आसानी हो। तो आइए संघवाद की विशेषताएं देखते हैं। देखिए, संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करते हैं। पहला क्या है? यहाँ सरकार दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है। तो संघीय व्यवस्था में क्या होती है? सरकार दो या दो से उसके अधिक जो होते हैं स्तर होते हैं। जैसे भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उसके बाद पंचायत या क्षेत्रीय सरकारें। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है? अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का जो अधिकार होता है किसके पास होता है? वो केंद्र सरकार के पास होता है। अगला देखिए, संघवाद की तीसरी विशेषता क्या है? विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार। अब विभिन्न स्तरों के सरकारों के क्या क्या अधिकार होते हैं? देखिए, क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसीलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। यानी जो विभिन्न स्तर की सरकारें होती है ना, उनको गारंटी और सुरक्षा कौन देता है? जो केंद्र स्तर की सरकार होती है वो उनको सुरक्षा देता है और गारंटी भी देता है। चौथी विशेषता क्या है संघवाद की? संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। अब संघवाद की चौथी विशेषता हो गई कि जो मौलिक प्रावधान होते हैं ना, जो मूलभूत प्रावधान होते हैं, वो कोई एक सरकार अपनी मर्जी से नहीं बदल सकती। उसको बदलने के लिए दोनों सरकारों की सहमति या दोनों स्तर के जो सरकार बनी हुई है उनकी सहमति होना बहुत ज़रूरी होता है। आगे देखिए, पांचवी विशेषता क्या है संघवाद की? अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। अब ये कह रहा है कि भाई दो स्तर पे सरकारें हैं तो दोनों के अंदर विवाद भी होगा। तो कह रहा है कि संघवाद की पांचवी विशेषता यही होती है कि जो अदालत होते हैं ना, वहाँ पे जो न्यायपालिका होती है संघवाद में, उसको ये अधिकार होता है कि जब दोनों सरकारों के बीच में, सरकार ए और सरकार बी के बीच में जब लड़ाई हो तो उसको सुलझाने का अधिकार किसके पास होता है? अदालतों के पास होता है। और अदालत जिस तरीके से उस विवाद को सुलझाती है वो विवाद दोनों को मानना पड़ेगा, सरकार ए को भी और सरकार बी को भी। छठी विशेषता क्या होती है संघवाद की? वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित होते हैं। अब कहते हैं कि दोनों को वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए, मतलब दोनों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए विभिन्न स्तर पर सरकारों को अलग अलग राजस्व एकत्रित करने का जो इकट्ठा करने का जो होता है अधिकार होता है। यानी राज्य सरकार अपने हिसाब से राजस्व इकट्ठा कर सकती है और केंद्र सरकार अपने हिसाब से राजस्व इकट्ठा कर सकती है। सातवीं विशेषता क्या होती है संघवाद की? इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य होते हैं। और सातवीं विशेषता संघवाद की ये होती है कि उनके पास दोहरे उद्देश्य होते हैं। पहला तो पूरे देश को एक साथ लेके चलना है, और दूसरा उसमें राज्यों का जो हित होता है, जो स्टेट्स के हित होते हैं, उनका भी उनको पूरा पूरा ध्यान रखना है। देखिए कैसे? देश की एकता की सुरक्षा करना है, यानी केंद्र स्तर पे उनको काम करना है और उसे बढ़ावा देना है, तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना है। यानी ऐसा नहीं कि वो देश को आगे बढ़ाने के लिए किसी क्षेत्र विशेष को दबा सकते हैं, ऐसा नहीं होगा, क्षेत्र को भी ध्यान में रखना है। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती है। कौन कौन सी दो चीज़ें? विभिन्न स्तर पर सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारों के नियम पर सहमति होना। यानी दो चीज़ें कौन सी होती है? पहला तो विभिन्न स्तर पर सरकारों के जो बीच सत्ता का बंटवारा होता है उसके बीच उनका सामंजस्य होना चाहिए। दूसरा, इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए, और इनका एक दूसरे पर भरोसा भी होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्र को मानेंगे। आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं। कौन कौन से? आपसी भरोसा और साथ रहने पर सम्मति। और संघीय व्यवस्था में क्या होता है? आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति होती है। तो हमने संघवाद की विशेषताएं पढ़ ली।
संघवाद की कौन कौन सी विशेषता है? जो संघवाद की परिभाषा है उसमें ही संघवाद की विशेषता छुपी हुई है, क्योंकि हमने संघवाद की परिभाषा पढ़ी थी कि भाई क्या होता है संघवाद की परिभाषा? संचालन की उस प्रवृत्ति या उस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को कहते हैं जिसमें दो स्तर की सरकारें आपसी विश्वास रखती हैं, आपसी भरोसा रखती हैं और दोनों मिलकर अलग अलग स्तर पर सरकारों को चलाती हैं। तो चलिए संघवाद की विशेषता हमने देख ली। उसके बाद देखते हैं भारत में संघवाद भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो किस तरीके की है। तो देखिए भारत में जो संघीय शासन व्यवस्था है वो कितने स्तरों पर है? 3 स्तर पर है। लेकिन हमें ये बात भी याद रखनी पड़ेगी, जब भारत का संविधान बना था तो उसमें 2 स्तरों की सरकारों की या 2 स्तरीय संघीय व्यवस्था का वर्णन किया गया था। तीसरी स्तर की जो संघीय व्यवस्था है उसको बाद में भारत की संघीय व्यवस्था में जोड़ा गया था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया। किसके आग्रह पे ये जोड़ा गया था? तो गांधी जी के आग्रह पे ये तीसरी संघीय व्यवस्था को भारत में जोड़ा गया था। तो देखिए भारत में मैंने आपको बताया कि शासन व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था 3 स्तर पे है। पहला संघ सरकार। संघ सरकार का मतलब जो केंद्र सरकार होती है, जो देश के हित में कार्य करती है। दूसरा राज्य सरकारें, जो राज्य विशेष के हित में अपने कार्य करती है। और तीसरा क्षेत्रीय सरकारें बोल सकते हो या पंचायत बोलते हो, जो ग्राम स्तर पर काम करती है और ग्राम स्तर पर अपने नियम और कायदे कानून बनाती है। अब ये 3 स्तर की आप शासन व्यवस्था समझ गए। आपको मैं उदाहरण के साथ भी इसको समझा देता हूँ। केंद्र स्तर पे, तो केंद्र स्तर पे कौन सी शासन व्यवस्था है? अभी कौन सी सरकार है? अभी तो हमारी बीजेपी की सरकार है ना। उसके बाद राज्य स्तर पे, तो राज्य स्तर पे हमारे राज्य में भी कौन मुख्यमंत्री है? तो राज्य स्तर पे जो राज्य सरकार होती है, जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार है अभी दिल्ली में। उसके बाद पंचायत स्तर पे आपके जो ग्राम का या आपकी जो नगर पालिका का जो भी हेड होगा वो यहाँ पर आएगा। तो चलिए हमने देख लिया भारत में संघीय व्यवस्था कितने स्तर पे है। तो भारत में संघीय व्यवस्था 3 स्तर पे है। ये हमें आगे काम आएगा कौन कौन से स्तर पे? संघ सरकार, राज्य सरकार और पंचायती स्तर पे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए भारत में संघीय व्यवस्था, अब इन तीनों को हम विस्तार से देख लेते हैं। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। जैसा मैंने आपको बताया कि भारत में पहले 2 स्तर की शासन व्यवस्था थी, एक तो केंद्र स्तर पे और एक राज्य स्तर पे। देखिए संघ सरकार, या हम जिसे केंद्र सरकार कहते हैं, और राज्य सरकारें, और तीसरा कौन सा? पंचायत और नगर पालिका के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया था बाद में, जैसा मैंने आपको बताया। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी 3 स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। अब इनके अधिकार क्षेत्र देख लेते हैं। तीनों सरकार की जो तीनों स्तर की, यानी संघ स्तर की, राज्य स्तर की और पंचायत या नगर पालिकाओं की जो शक्तियां हैं, जो अधिकार क्षेत्र हैं, हम उनको भी अलग अलग देख लेते हैं। देखिए ये हमारे वर्कशीट में दिया गया है, सिर्फ यही दिया गया है हमारी वर्कशीट में, तो इसको ध्यान से देखना है। देखिए संघ सूची या जो केंद्र सरकार के या केंद्रीय स्तर पे जो कार्य क्षेत्र हैं या जो शक्तियां हैं वो संघ सूची में आते हैं। राज्य सूची, जो राज्य के अधिकार क्षेत्र हैं या राज्य की जो शक्तियां हैं वो राज्य सूची में आते हैं। और समवर्ती सूची, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर काम करते हैं, यानी ये और ये दोनों मिलकर जो जिसमें काम करेंगे वो क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची। तो संघ सूची क्या होता है? जिसमें केंद्र सरकार देश के हित में अपनी मर्जी से कोई काम कर सकती है, उसे कहते हैं संघ सरकार या संघ सूची। लेकिन उसको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कार्य करते वक्त किसी राज्य के हितों को नुकसान ना पहुंचाए और वो काम जो है वो देश के हित में हो। इसमें कौन कौन से काम होते हैं? इसमें देखिए रक्षा होता है, विदेश मामले होते हैं, बैंकिंग होता है, संचार होता है, मुद्रा होता है, और जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं जिन पर पूरे देश में एक जैसी नीतियों की ज़रूरत होती है। इन सूचियों पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास होता है। अगला देखिए राज्य सूची। इसमें पुलिस, व्यापार, वाणिज्यिक, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय या क्षेत्रीय महत्व के विषय हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बनाती है। इसमें राज्य अपने हिसाब से कानून बना सकती है, जिसमें क्या क्या है? पुलिस जो है वो राज्य सरकार के पास होती है। व्यापार के अपने राज्य में नियम कैसे रखने हैं वो राज्य सरकार डिसाइड कर सकती है ना। कृषि के क्या क्या किसानों को क्या छूट देनी है, किस तरीके से कृषि के कार्य को संपन्न कराना है, सिंचाई के कार्य कैसे संपन्न कराने हैं, और प्रांतीय क्षेत्रीय महत्व के काम और भी कई सारे क्षेत्र में अलग अलग काम होते हैं, वो राज्य सरकार अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती है। अब समवर्ती सूची जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें राज्य
और केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम करती हैं। तो ऐसे भी कई सारे विषय होते हैं जिसमें राज्य और केंद्र को आपस में मिलकर काम करना होता है, जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो देखिए समवर्ती सूची क्या होता है, इसमें शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, उत्तराधिकार जैसे विषयों को रखा गया है जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, किंतु टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार का कानून जो होगा वो मान्य होगा। अब इसमें क्या कहते, इसमें देखिए कई सारी चीज़ें रखी गई हैं। अब कह रहा है कि इसमें जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है दोनों मिलकर काम करेगी, लेकिन अगर कहीं विवाद होता है, केंद्र सरकार बोलती है कि मुझे ये करना है और राज्य सरकार बोलती है मुझे ये करना है, तो उस कंडीशन में किसकी बात मानी जाएगी, तो केंद्र सरकार की बात को माना जाएगा। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं या और भी कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जो इन तीनों में नहीं दिया गया। उसमें कौन कानून बनाएगा या उसमें कौन काम करेगा, तो उसमें काम करने का अधिकार जो भी इन सारे टॉपिकों के अंदर नहीं है, उसके अलावा जो कानून बचते हैं उसमें काम करने का अधिकार संघ सूची में आता है, यानी केंद्र को वो काम करने के अधिकार या केंद्र को वो शक्तियाँ दी जाती हैं। आगे देखते हैं, अब इन्हीं को हम विस्तार से समझ लेते हैं। देखिए संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये 3 सूचियाँ इस प्रकार है। पहला संघ सूची। संघ सूची में प्रतीक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्र महत्व के विषय है। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत पड़ती है, इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। तो आपने देखा संघ सूची के बारे में हमने देखा। अब उसके बाद आते हैं हम राज्य सूची के बारे में। तो राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्यिक, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकारें ही कानून बना सकती हैं, यानी इन ये जो विषय हैं इनमें कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसके पास है, राज्य सरकार। राज्य सरकार अपने हिसाब से इन विषयों पर कानून बना सकती है। तीसरा देखिए समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या है, शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय हैं, जिसमें जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही है, लेकिन जब दोनों के कानून में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। यानी इन विषयों पर जो है वो कानून दोनों सरकारें आपस में मिलकर बनाती है, लेकिन अगर इनकी लड़ाई होती है तो लड़ाई होने की स्थिति में किसके कानून को माना जाएगा, तो लड़ाई होने की स्थिति में जो केंद्र सरकार कानून बनाएगी उसी को आखिरी मान्यता मिलेगी। तो आज के वीडियो में हमने सबसे पहले जाना शासन की व्यवस्थाएं। तो शासन की व्यवस्थाएं हमने जाना 2 प्रकार की होती हैं, पहला एकात्मक शासन प्रणाली और दूसरा संघीय शासन प्रणाली, जिसमें हमें किसके बारे में पढ़ना था, संघीय शासन प्रणाली के बारे में पढ़ना था। संघीय शासन प्रणाली के बारे में हमने जाना कि पहले तो संघीय शासन प्रणाली क्या होता है और उसके बाद हमने जाना संघवाद के बारे में। संघवाद के बारे में हमने जाना इस वीडियो में कि संघवाद क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है और संघवाद कितने प्रकार से होता है। उसके बाद हमने जाना संघवाद में भारत में जो शासन की व्यवस्था है वो कैसी है और किस तरीके से भारत में शासन की जो व्यवस्था है वो चलती है। तो उसमें हमने जाना कि भारत में शासन की व्यवस्था जो है वो त्रिस्तरीय है, यानी 3 स्तरों पर है। पहला कौन सा, पहला तो हमने जाना केंद्र सरकार, और दूसरा फिर हमने जाना राज्य सरकार, तीसरा हमने जाना क्षेत्रीय सरकारें। तो हमने जाना भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो 3 स्तर पर चलती है। उसके बाद हमने जाना संघवाद में जो शक्ति का बंटवारा है वो कैसे है। तो हमने जाना 3 प्रकार से संघवाद में शक्तियों का बंटवारा होता है। पहला तो संघीय सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। हमने तीनों में कौन कौन से काम होते हैं, कौन कौन सी सरकारों को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है उसके बारे में जाना। लास्ट में हमने संघवाद का कंक्लूजन दिया। तो आशा करता हूं कि आपको संघवाद के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम प्रयास करेंगे कि आपके सभी सवालों का जवाब दें। तो आज का आपका होमवर्क ये है कि इस वर्कशीट के जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपकी वर्कशीट में उसको सॉल्व करना है और उसके आंसर हमें क्या करने हैं, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है।
और वीडियो ख़त्म करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन सभी बच्चों को ये वर्कशीट सॉल्व करने में हेल्प मिले जो अभी घर पर बैठे हुए हैं और उनको किसी प्रकार से कोई हेल्प नहीं मिल पा रही। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।